एक इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन में अजमल जामी आज एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है। आज हमने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर नज़र तो रखनी है, मुख्तलिफ हल्का जात की तफसीलात और कौन लीड कर रहा है, कहाँ जोर का जोड़ है, ये तो आपको बताना है। पैनल भी मेरे साथ मौजूद है, लेकिन चूंकि रिवायती गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, इलेक्शन कैंपेन जारी है और उम्मीदवार अपने अपने हल्कों में हैं, तो ये खबरें तो आएंगी। कौन सी खबरें? जो आप अभी हेडलाइंस के बाद देख चुके। यानी ये लाहौर में वाक़या हुआ है, जहां इत्तला यह है कि पीपल्स पार्टी वोटर्स खरीदने में मसरूफ है। पीपल्स पार्टी इस पर क्या कहती है, मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हल्का NA 127 है, याद रहे ये कौन सा हल्का है जहां पे अता तारड़ लड़ रहे हैं, जहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और यहां पर PTI के ज़हीर अब्बास खोखर साहब भी हैं। PP 160 बनता है, जो NA 127 की ये सीट है। PP 160 में वोटर्स की खुलेआम खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं अता तारड़ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। और कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि गालिबन छापा मारा है तारड़ साहब ने और एक डेरे पर पहुंचे हैं। उस डेरे पे जाके उन्होंने देखा, वीडियो बनाई, विजुअल्स ग्रैस्प किए कि ये देखें जी 2500 रुपये के बस एक आम वोटर से उसकी वफादारी खरीदी जा रही है। गो के हमारे देखने वाले नाजरीन जो हैं वो जानते हैं ये नई बात नहीं है, ये कोई नई रिवायत नहीं है। पाकिस्तान में वोटों की खरीदो फरोख्त का मसला ना सिर्फ निचले दर्जे से शुरू होता है, बल्कि ये मामला फिर सेनेट तक जा पहुंचता है। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर वोटर से शनाख्ती कार्ड और उनसे हलफ भी लिया गया, वोटर्स को रिक्शों पर इंतखाबी दफातर में लाया गया। वीडियोज़ चूंकि मंजर आम पर आई हैं, इसलिए एक न्यूज़ उन वीडियोज़ की बुनियाद पर इस खबर को आपकी खिदमत में नशर कर रहा है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इंतहाई अहम होगा, यकीनी बनाएंगे कि वो इस पर अपना वर्जन दें ताकि वन साइडेड स्टोरी ना हो। राना वहीद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट PP 160 NA 127 लाहौर से। राना साहब, ये क्या मामला हुआ है, कैसे आपको इसकी इत्तला मिली और किस सबूत की बुनियाद पे हम ये खबर या दावा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो है तकरीबन ये 12 के बजे ये मामला जो है ये शुरू हुआ और उस वक्त जो है ये कैंची के करीब जो है मियां सईद का डेरा है, जहां पे मियां मिसबा रहमान जो है इसका इंतखाबी दफ्तर है, जहां पे वोटर जो है वो जमा हुए। उसके बाद फिर उनको इकट्ठा किया गया और लाइनें बनाई गई। उसके बाद जो है ये वोटों की तकसीम का मामला जो है शुरू हुआ है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये क्या अता तारड़ साहब को कोई इत्तला मिली थी, उन्होंने जाके छापा मारा और फिर वीडियोस आप तक पहुंची, या ये आपकी अपनी तफ्तीशी खबर है? देखिए, हमने चूंकि ये NA 127 जो हल्का है ये मैं इसको कवर कर रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ तमाम उम्मीदवारों की तरफ से। तो ये जो सूरत हाल जब हमें एक हमारे ज़राए ने बताया कि वहाँ पे वोटों की गिनती का जो है खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, तो उस वक्त फिर हमने जो है इसको खबर को इकट्ठा करने की कोशिश की और वहाँ पे हमें वीडियो के जो सबूत मिले जिसमें लाइनें बनाई गई थी, जिसमें हजारों की तादाद में जो वोटर थे वो लाइनों में खड़े थे और वो बता रहे थे कि 2500 रुपए के एवज जो है एक वोट खरीदा जा रहा है और उसके बाद हलफ लिया जा रहा है। जिसके बाद अता तारड़ को पता चला और वो भी वहां पे पहुंच के उन्होंने वो इत्तेहादी दफ्तर के अंदर गए, वहां पे उन्होंने देखा कि कई विजुअल्स में भी देखा जा सकता है। अच्छा राना वहीद, आप हमारे साथ रहे। ये इल्ज़ाम जो है वोटों की खरीदो फरोख्त का, ये पाकिस्तानी सियासत में बड़ा आम रहा है, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ है कि एविडेंस कंक्रीट किस्म का आपके सामने सरफेस पे आए। जैसे कि यहाँ पे ये डेरा भी मियाँ सईद का और वहाँ पे बिलावल भुट्टो की पैनाफ्लिक्स भी लगी है, इंतखाबी सरगर्मियाँ भी जारी हैं, वहाँ वोटर्स सपोर्टर्स भी बैठे दिखाई दे रहे हैं और ये भी देखा जा सकता है कि कैसे उनसे उनके जो हलफ लिया जा रहा है, उनसे उनके शनाख्ती कार्ड लिया जा रहा है और उनसे फिर वोट लेने का अहद भी लिया जा रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर से जनाब बाबर डोगर साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। डोगर साहब, ये क्या मामला है, क्या समझ आई आपको? क्या कोई प्लांटेड इशू आपको लग रहा है, जेन्युइन इशू है? कैसे इस पे नून लीग रिएक्ट करेगी और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है इस इशू पे? देखिए, ये पहली मसला नहीं है। अगर आपको याद हो 2021 का जो यहाँ पर जिमनी इलेक्शन हुआ था, जिसमें असलम गिल जो पार्टी के थे वो शाइस्ता प्रेम मलिक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त भी इस तरह की फुटेजेस सामने आई थी जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर यह था कि पार्टी जो है वहां पर वोट खरीद रही है। उस वक्त 1500 रुपया की वोट का दिया जा रहा था, उसकी फुटेजेस लीक हो गई थी, मीडिया पर चली भी थी। चलें बाबर साहब, रेट तो बढ़ गया ना थोड़ा सा?
अल्लाह माफ जी करे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि महंगाई के साथ उन्होंने रेट बढ़ा दिया। इस दफा मैं जब इस हल्के में गया तो इस तरह की बातें की जा रही थी, इस तरह के अंदेशे थे। अच्छा कि डोगर कोई साहब, पार्टी जो है- जरा मेरे साथ रहते हैं। ये स्क्रीन पर नाज़रीन जो आप देख रहे हैं ना, ये फुटेज है अता तारड़ साहब की, जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हल्का NA 127 में। और ये वो जो मियाँ सईद का डेरा बताया जा रहा है जहाँ पे वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम है नून लीग की जानिब से, ये जनाब तारड़ साहब खुद पहुँचे हैं और ख़ुद इन्होंने समझे कि धावा बोला है कि एक ही हो रहा है। तो वहाँ पे वो खुद पहुँचे और अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक तनाज़ा जन्म लेगा, खटपट होगी, और इस बेस पे जो इंतखाबी मुहिम है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, नुकसान होगा। डोगर साहब, आप कुछ बयान कर रहे थे, 2500 रुपया मुआवजा रखा गया, बात जारी रखें। ये इतलात आ रही थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो वहां पर वोट खरीद रही है, वहां से वोट खरीदे जा रहे हैं, लेकिन कोई एविडेंसेस सामने नहीं थी। लेकिन ये एक न्यूज का ये क्रेडिट है कि हमने वो फुटेजेस जो है वो बनवाई, वहां से हमने ये खबर लीक की, वहां से जो फुटेजेस है वो एक न्यूज का ये क्रेडिट है कि वो सामने लेके आया कि किस तरह से PP 160 में मियां मिसबाहुर रहमान जो वहां पर पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके अहकाम के तहत ये जो सईद साहब है इनके डेरे पे ये सारी कार्रवाई जारी है, जहां पर रिक्शे में और मुख्तलिफ तरीकों से फिर पार्टी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को वहाँ पे इकट्ठा कर रही है। वहाँ पर लाइनों में लोग लगे हुए हैं, खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, उनके हाथों में कुरान है, बाइबल है, उनसे ओथ लिया जा रहा है कि वो भी पार्टी को वोट डालेंगे, उसके एवज उनको। अच्छा डोगर साहब, मैं अब जब आपसे मुखातिब हूँ इस ट्रांसमिशन के तवस्सुत से, और एक खबर भी आप ब्रेक कर रहे हैं, डेफिनेटली एक न्यूज़ ने सबसे बड़ी इंतखाबी मुहिम से जुड़ी ये खबर सामने लेके हैं विद एविडेंस। बाकी चैनल्स पर दूर दूर तक इस खबर की कोई मालूमात नहीं है, तो क्रेडिट गोज़ टू यू एंड योर टीम सर। लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम इस मुद्दे तक आज पहुँचे हैं तो आज से पहले तक क्या कुछ नहीं हो चुका होगा? जी ये काफी अरसे से ये चीजें चल रही थी। मैंने आपको बताया कि 6-7 दिन पहले मैंने इस हल्के को कवर किया, तो उस वक्त भी इस तरह के एलिगेशन सामने आ रहे थे कि पार्टी जो है वो लोगों से जहाँ पे वहाँ पे कायदे में इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स जो है वो साथ इधर वहाँ पर जो आबादियां हैं वहाँ पर रहते हैं, तो वे पार्टी जो है उनके वोट खरीद रही है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था। अल्टीमेटली जो चीजें थी वो सामने आ गई, एविडेंस जो है वो सामने आ गया, फुटेज सामने आ गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि 2500 रुपया दिया जा रहा है। उसके साथ साथ ये भी बातें हो रही हैं कि ओथ हो रहा है। आपने लाइन में लगे लोग भी देखे, लाइन में लगी खवातीन भी देखी, आपने देखा। अच्छा डोगर साहब, ये मुझे अब इत्तला ये है कि शायद अता तारड़ साहब इस छापे के बाद अब इस छापे के हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 8:30 बजे वो मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अता तारड़ को जब इत्तला मिली तो वो फौरी तौर पर खुद वहां पर पहुंचे, उनकी सोशल मीडिया की टीम वहां पर मौजूद थी, उन्होंने वहां पर जाकर लोगों से बात की, वहां पर सारी फुटेज उन्होंने खुद बनवाई, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, उनसे बात की, और अब एविडेंस कलेक्ट करने के बाद वो 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मॉडल टाउन में, जहां पर वो लोगों को बताएंगे कि किस तरह से पार्टी जो है वोटों की खरीदोफरोख्त कर रही है। बिल्कुल ठीक, बाबर डोगर साहब हमें अपडेट दे रहे थे। राना वहीद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी। अच्छा, अब ये बताएं इस सारे इशू के बाद अब वहां क्या सूरत हाल है? देखें, अब वहाँ पे जब अता तारड़ जो है वो वहाँ पे पहुंचे हैं, तो वह उसके बाद फिर जो है वहाँ पे जो पैसे की खरीदो फरोख्त कर रहे थे उन्होंने दौड़ लगा दी, और जो वहाँ पे वोट बेचने आए थे वो लोग भी वहाँ से जो है वो आगे पीछे हो गए हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो अभी कुछ देर बाद जो है मुस्लिम नून जो है अपना जो रद्द-ए-अमल इस पर देगी और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जी अच्छा, मैं ये पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तारड़ साहब से मेरी बात हुई है, उनको फोन पे लेने की कोशिश करें, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो तारड़ साहब को कोशिश कीजिए, अगर वो आते हैं तो सरे 10 उनका मौक़िफ़ लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ वो जा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा। अच्छा जी, एक सेकंड ठहरिएगा। राना साहब आप भी साथ रहें, बाबर साहब आप भी, कोशिश हम कर रहे हैं तारड़ साहब से बात हो जाए। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, तारुफ करवा दूँ। मोहतरमा जुनैरा अजहर हमारे साथ हैं, जनाब रज़वान रज़ी साहब, मोहतरमा बतूर राजपूत साहब और मोहतरम फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। आपका नाम लेते हुए मुझे ठहरना पड़ता है बार बार बार। ये आपकी एक मोहब्बत भी है ना शायद, इस वजह से शहबाज की वजह से सबको हो सकता है वड़ाइच की वजह से हो। अच्छा जी, ये दादा आपके पास रज़वान साहब आता हूँ, अन्नी नहीं पैगी की हो रहा है पैगी सर ते दिलचस्प बात है जो हाँ पहले भी एक मरतबा 2018 में भी
इसी जगह पे जो इसी हलके में, सेम हलके में जब चौधरी असलम गिल साहब इलेक्शन लड़े थे तो तब भी ये हुआ था, बल्कि उस वक्त ये हुआ था कि उन्होंने जब इलेक्शन जीता तो नहीं था, इतने वोट ले लिए थे, तो जरदारी साहब ने उनको कॉल करके मुबारकबाद दी थी कि आपने इतने कम में इतना काम, 34,000 वोट लिए थे शायद। हाँ 34,000 वोट। अच्छा, अब बात ये है, ये जो चौधरी सरवर साहब जो आजकल एक्टिव है यहाँ पे मुस्लिम लीग काफ वाले, मियाँ ये भी जो जिनके डेरे पे ये काम हुआ है, मियाँ सईद डेरे वाले अंजुमन राइयां के सदर और चौधरी सरवर साहब भी राई हैं, मियाँ मिसबा साहब भी राई हैं, तो ये दिलचस्प वो भी है। लेकिन देखिए, मुझे एक बात से इख्तलाफ है, हाँ जी, और वो ये है कि मेरे पास ये इतला परसों से थी, लेकिन उसमें फिगर ज्यादा है। फिगर क्या था? ठीक है ना, मेरे पास ये इतला थी कि पहले एक पार्टी ने जो वोटों के पैसे दिए वो तकरीबन 5 से 8 हज़ार थे, दूसरी पार्टी ने बढ़ा के इसको डबल किया है, और तीसरी पार्टी ने उनको भी जब डबल किया है ना, तो उस पे आके बाकी पार्टियों की पे करने की कैपेसिटी कर गई है, बर्स्ट कर गई है, और उसके नतीजे के अंदर फिर उन्होंने अब कुछ करना। ये मेरे पास इतला थी 3 रोज पहले कि इन तीनों पार्टियों का कंपटीशन था, लेकिन एक पार्टी, अच्छा वो जो डेट जिस पार्टी से जी साथ है, मैंने जैसे अर्ज की थी अतार साहब को हम रीच आउट कर रहे थे। अतार साहब खुश आमदीद जनाब, ये कैंपेन जारी थी, इंतखाबी मुहिम, ये क्या हुआ? छापा मारा आपने, पैसों के एवज वोटर खरीदा जा रहा है, मैं कैसे मान जाऊं कि आपका ये दावा दुरुस्त है? अजमल जामी मुखातिब साहब, देखिए सुबह से खबरें आ रही थी, लोगों को लाइनों में लगा के हजारों लोग सुबह से जॉब पर जॉब लाए जा रहे थे, और उनसे मुकद्दस किताबों पे हाथ रखवा के, तो यहाँ सूरह यासीन भी मौजूद है, बाइबल भी मौजूद है, उस पे हाथ रखवा के कहा जा रहा था कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तो मैंने पहले पुलिस को भी मुतला किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता किया, इलेक्शन कमीशन में दरखास्त भी जमा कराई। जब ना सुनी गई तो मैं मौके पे खुद गया अपने लोगों के साथ, तो रंगे हाथों हमने यहाँ से कुछ टैब्स पकड़े हैं जिनमें वोटर डेटा मौजूद है। हमने यहाँ पे ये किताबें जो हैं ये उठाई हैं वहाँ से, और इसके साथ साथ शनाख्ती कार्ड हैं और बाकायदा कागजात पड़े हुए हैं जो सबूत है कि यहाँ पे वोट जो हैं वो खरीदे जा रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, और ये बड़ी ज्यादती है। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और इंतजामिया अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और हम इतनी देर से कह रहे हैं कि यहाँ खरीदो फरोख्त रोका जाए, कानून के खिलाफ है, तो फिर हम खुद गए और हम अब थाने में बैठे हैं। मैं इस वक्त कोट लखपत थाने में मौजूद हूँ, और यहाँ पे हमने 3 अफराद को रंगे हाथों पकड़ा है, वो सामने खड़े हैं, और ये तमाम चीजें हमारे कब्जे में हैं। लेकिन ऑब्वियसली अता साहब, ये बिलावल साहब की माँ पर, या वो खुद तो यहाँ नहीं करे ना, उनके बिहाफ पर कोई यहाँ मौजूदा सेटअप जो पीपल्स पार्टी का होगा वो मुबैना तौर पर मुलविस होगा, तो कौन है वो जिम्मेदारान जिनकी इमाम पर या जिनकी? ये कोई मियाँ सईद नामी आदमी है जिसका ये डेरा है, और यहाँ पे मियाँ मिसबा रहमान साहब का कैंप ऑफिस बना हुआ है। तो मैं तो बड़ा इस मामले में दिल हूँ कि हमने बड़ा सब्र किया, मगर जब बिल्कुल मामला हमारे हाथ से निकले तो हमने मौके पर जाके इन बंदों को पकड़ा है, और मैं मीडिया को साथ लेके गया, मैं अकेला नहीं गया, मेरे साथ कैमरास मौजूद थे, आपने फुटेज देख ली होगी। तो मैं तो मीडिया के साथ इसलिए गया कि बाद में कोई इल्जाम ना लगा सके, सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा है इस चीज के अंदर। ये फारूक फड़ाइच भी मेरे साथ मौजूद हैं, रिजवान रजी भी, बतूर राजपूत भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। अता साहब, क्या ये कितने को वोट हैं जो आज आप कह रहे थे कि ये खरीदो फरोख्त का पता चला है, कितने वहां पे लोग मौजूद? 2-2.5 हज़ार वोट इन्होंने आज भुगताए हैं, और हजारों की तादाद में बाकायदा ट्रांसपोर्ट दे के इलाकों से लोगों को लाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम वोट पीपल्स पार्टी को दोगे। उनकी आईडी कार्ड की कॉपीज रिटेन की जा रही हैं, और यहाँ पे वो जो टैबलेट्स हैं वो पड़े हुए हैं, टैबलेट्स के अंदर डेटा फीड किया जा रहा है। तो हमने 4 टैबलेट्स कब्जे में लिए हैं, यहाँ पे सूरह यासीन के सिपारे पड़े हैं, यहाँ पे जो है वो इंजील पड़ी है, और उसके साथ साथ साम की किताब सामने पड़ी है। तो ये तमाम तर गिरौना जो ये कारोबार है ये पिछले 3 दिन से जारी था, मगर जब इंतजामिया नोटिस नहीं लेगी, जब कोई इस तरफ परवाह नहीं करेगा, तो अच्छा ये मैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका इख्तियार है। मैं रिजवान साहब भी मुखातिब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे तारड़ साहब, नाज़रीन की मालूमात के लिए, आपने मुझे अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये कहा कि आप सबसे पहले इलेक्शन कमीशन गए, आपने मुतल्लिका हुकाम को बताया, किस तक आप गए और क्या जवाब मिला आपको, क्यों नहीं सुनवाई हुई? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने, जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर है, उसने मंडे के लिए नोटिस किया है,
जो हमारी कंप्लेंट है उसके ऊपर। अब मंडे तक अगर 50,000 वोट बिक जाता है तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं मंडे तक वेट करूं कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले? देखिए, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये जहां जहां हो रहा है हम निशानदेही करेंगे, इस काम को रोकें, वरना फिर यहाँ पे हालात आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। लाहौर की पुलिस से भी राब्ता किया गया, मगर उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन कमीशन के पाबंद हैं, इलेक्शन कमीशन कहेगा तो हम मूव करेंगे। मुझे तो यूं लग रहा है कि मुझे यूं लग रहा है कि अब आप शिकायत कुछ ऐसी कर रहे हैं कि देखिए जी अतात आर्डर को लेवल प्लेइंग नहीं मिल रही। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो मीडिया साथ लेके चला गया ना। अच्छा। मैं रोया नहीं, मैं धोया नहीं, मैंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा। मैंने कैमरे साथ लिए और मैंने जाके रंगे हाथों पकड़ लिया। अच्छा। और मैं बंदों को लेके अब थाने पहुंच चुका हूँ बिल्कुल और ठीक थाने है। बैठा हूँ। अता साहब, फील्ड का रोना वो होते हैं जो घरों में बैठ के ड्राइंग रूमों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। चलिए, मैं फील्ड का आदमी वो हूं कहानी किसी और और मैं मौके थाने पे बैठा रख हूं। लेते हैं। अभी चलिए, रिजवान अता अजीज से मुखातिब है। अता साहब, आप माशाल्लाह थर्ड जनरेशन लॉयर हैं। आपके वालिद साहब, आपके दादा जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। तो मेरी ये ख्याल के अंदर कानून के एक तालब इलम के तौर पे, सर आपने ये जो प्राइवेटली वहाँ पे जाके रेड किया है, भले आपके पास कैमरे थे और वो गवाह हैं, सर आप इसको कानून के तहत कैसे जस्टिफाई करेंगे? कैसे करें? क्योंकि कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी आपके साथ आपके बकौल नहीं गई। तो सर ये तो वो उल्टा आपके ऊपर केस हो जाएगा इन्फ्रिंजमेंट का कि आप उनके अंदर घुसे हैं और आपने उनके चीजें कब्जे में ली। प्राइवेट प्लेस की प्राइवेसी। पहली बात ये कि पब्लिक एक्सेस अवेलेबल था, गेट खुले थे और वहां पे बकायदा पब्लिक जॉक दर जॉक आ रही थी। या तो बाहर अगर लिखा होता कि ये इशारा आम नहीं है और यहाँ एंट्री पर पाबंदी है और आम पब्लिक को एंट्री से रोका जा रहा होता तो चले मैं आपकी बात मान लेता। जब मेरे हल्के के हर कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कतारें लगी हैं, तो फिर कतार में क्या खड़ा होना तारण का हक नहीं है? क्या मैं वहां पे खड़ा होके ये एविडेंस नहीं दिखा सकता? अगर तो प्राइवेट महफिल थी तो चले आपकी बात मान ली जाए, मगर जब हजारों लोगों को सुबह से शाम तक वहां पे रसाई हासिल है। लीजिए, मैं इस मसले को एक और एंगल देता हूं जी। देखिए, एक तो रिजवान साहब का एंगल था ना जी। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार यहाँ से हैं या उनकी जो मुकामी क़यादत, वो कहती जी हम तो नहीं जानते ये कौन है। हाँ, ये हमारी माँ पर तो नहीं हो रहा, हमने तो कभी ये काम ही नहीं किया, वी डोंट नो। हमारे से ला ताल्लुकी का इजहार कर देती अगर क़यादत इन साहब से इस डेरे से फिर की कर लो। लेकिन वोट तो वो पीपल्स पार्टी के लिए मांग रहे थे। इन पे मियां मिसबाह रहमान साहब जो उनके उम्मीदवार हैं वो ऑलरेडी पुलिस से राब्ता कर चुके हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो लाताल्लुकी का इजहार नहीं करेंगे। उन्होंने इस चीज को ओन करना है कि हम वोटों की खरीदो फरोख्त कर रहे थे। और देखिए, मैं मिडिल क्लास का सियासतदान हूं, सियासी खुदकुशी है। अगर कोई बंदा ये मान ले साहब, अगर कोई बंदा मान ले किसी की इजारादारी, और मैंने इजारादारी चलनी रिजवान अजीज साहब, अगर कोई बंदा ये मान ले। नहीं, अता साहब, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन जो है ये गुज़िश्ता कम से कम 4 रोज से थी कि ये वहां पे ये काम हो रहा है। आपको मतलब आप तो उस हल्के में अंदर बैठे हुए हैं ना, तो आपको ये अमल करने के लिए 4 दिन का इंतजार क्यों करना पड़ा? जबकि मैं सिर्फ उस हल्के में से गुजरता हूं दिन में एक मरतबा दफ्तर आते हुए, तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन थी। उसकी वजह ये है कि ये जो खामोशी से काम कर रहे थे, मैंने उसको इग्नोर किया। मैंने बेहतर समझा कि मैं अथॉरिटीज को बताऊं और इसको इग्नोर करूं, मगर जब ये हालात बिगड़ गए और मामला हाथ से बाहर निकल गया और हजारों की तादाद में लोगों को खुलेआम इन्होंने रिश्वत का बाजार जो है वो गर्म किया, तो फिर मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं बचा था। और मैं समझता था कि ये अब पैसे के जोर पे मुझे इलेक्शन जो है वो लूज करवाना चाहते हैं, तो मैं पैसे के आगे तो हार मानने वाला नहीं। जी अता साहब, काइंडली ये बताइएगा कि जिन साहब का आपने जिक्र किया कि उनका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से था और वो डीएमओ थे, आपने उनसे रब्ता किया, उनका नाम बताएंगे ताकि आइडिया हो जाए कि इलेक्शन कमीशन में कौन है जो आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है इस हवाले से? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लाहौर है, उनके पास इस वक्त भी मेरा वकील बैठा है और मैं दरखास्त की कॉपी भी आपसे शेयर कर देता हूँ जो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है, और उनको रिक्वेस्ट की है कि इसमें फिलफौर नोटिस दिया जाए। मगर मंडे के लिए नोटिस करना ये तो रूटीन की कार्रवाई होती है ना, कि अगर आपके पास टाइम हो, इलेक्शन में रह गए कुल 4 दिन और आप इस तरह करेंगे तो फिर आप पे एतबार कौन करेगा? तो मैं ये समझता हूँ कि ये अता साहब, काइंडली ये बताइएगा कि आप कब से इस ऑपरेशन जो स्टिंग ऑपरेशन बाज़ाहिर आपने किया, इसकी तैयारी कब से कर रहे थे? देखिए, मैं तो आज जब ये मामलात हद से बढ़ गए और इन्होंने बहुत ज्यादा ये रिश्वतखोरी शुरू कर दी वहां पे कतारें लगा के, और वहां पे वोटों की खरीदो फरोख्त जो है वो हद से बढ़ गई और हजारों लोगों को लाइनों में लगा के ये मामला शुरू कर दिया, तो मैंने बेहतर जाना
कि अगर इंतजामिया रिस्पॉन्ड नहीं करती, इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो फिर मुझे अच्छा चले, आप सादा बात करते हैं ना, अब आपकी मांग क्या है, आप चाहते क्या हैं? और एक इसी में ऐड कर ले, इलेक्शन कमीशन इस पे नोटिस ले, फिर गिरफ्तारी अमल में आए उन लोगों की जो खरीदो फरोख्त का ये काम कर रहे थे। मैं दरखास्त दे रहा हूँ थाने में भी, ये देखे ना जो चीजें मैंने कब्जे में ली है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास वीडियो एविडेंस है। अगर मैंने इंतजामिया को दरखास्त दी होती, ये जो कि मैंने दी, ये मूव करते वहां से लोग गायब हो गए होते। मैं तो कैमरे साथ लेके गया हूँ, आपकी कैमरे की आंख हर चीज दिखाएगी कि वहां पे क्या हुआ। तो मैं तो देखें, मेरी लड़ाई वडेरे के साथ है। मैं एक मिडिल क्लास का आदमी होने के नाते पैसे के आगे नहीं झुकूंगा। मैं लाहौर में किसी वडेरे को, जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, मैं इजारादारी कायम नहीं करने दूंगा। मैं मर सकता हूँ, कट सकता हूँ, मगर एक वडेरे की ये पैसे की सियासत। जुनैरा अज़हर आपसे मुखातिब हो रही है, हमारी पैनलिस्ट हैं जुनैरा अज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम। द थिंग इज़ कि अगर अथॉरिटीज़ आपकी भी बात नहीं सुन रही, अगर आपकी बात भी नहीं वो सुन रही, तो फिर उनका जो काम है बैठ के शफाफ इलेक्शन कराना, इसका मतलब है वो काम नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, एज अ लॉयर आपको लगता है कि आपके पास जो वीडियो एविडेंस है वो एक एडमिसिबल एविडेंस है, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा अगर कोई कार्रवाई होती है तो? क्योंकि ऐसी वीडियोस पहले भी सामने आई हैं लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इंतजामिया जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है, और अफसोस की बात है कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लाहौर इलेक्शन कमीशन के, वो कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है, वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। और उनको चाहिए था कि जब दरखास्त पहुंची थी तो मंडे का नोटिस ना करते, वो इतनी देर ना लगाते उस दरखास्त को प्रोसेस करने में। मेरे हजारों वोटों का नुकसान हो गया चंद घंटों में, और इलेक्शन कमीशन जो है वो डीएमओ साहब अभी इज टेकिंग हिज ओन स्वीट टाइम टू डिसाइड कि मैंने क्या करना है। दूसरा, इस एविडेंस की जो कलेक्शन है, ये मैंने अपने सामने सारी एविडेंस कलेक्ट की है, वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, और ये हमारे सामने सारे टैब भी इनके मौजूद हैं। तो एज पर कोड ऑफ प्रोसीजर, कानून शहादत, ये एडमिसिबल एविडेंस है। अतात आर्ट साहब, ये जो आपके मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो एक पार्टी के चेयरमैन है, आपका उनके लिए क्या पैगाम है? इस वक्त पूरी कौम आपको सुन रही है, आपने बड़े सीरियस इल्जाम लगा दिए हैं। मैं उन्हें सिर्फ ये कहूंगा कि मैंने बड़ा सब्र किया, बड़ी बर्दाश्त की, मगर आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे खरीदो फरोख्त शुरू की है, और आपने जो टारगेट सेट किए हुए हैं कि आपका ऑन ग्राउंड वोट मौजूद नहीं है, और मजहबी किताबों के ऊपर हाथ रखवा के जो ये घिनौने काम आप कर रहे हैं, पिछले बाई इलेक्शन में शरीफ लोग थे, उन्होंने बर्दाश्त किया। और मंडे तक अगर इलेक्शन कमीशन कोई कदम नहीं लेता तो फिर आप क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे? जी, मैं बिल्कुल कोर्ट जाऊंगा, और ये मैं पर्चा करवा के रहूंगा। ये कोई तरीका नहीं है। पूरे हल्के में ये काम हो रहा है, मैंने इग्नोर किया क्योंकि हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी। जब ये हजारों लोगों को घरों से निकाल के लाए हैं और उनकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की है, तो ये काम मैंने नहीं होने देना यहाँ पे। अच्छा तारड़ साहब, वहाँ इसके पैरेलल भरपूर कोशिश अभी तक भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी, हमारे प्रोड्यूसर्स भी, प्रोडक्शन टीम भी, इवन आई माई सेल्फ, मैंने कुछ मैसेजेस भी किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुकामी क़यादत है, एक से ज़ायद रहनुमाओं को रीच आउट किया है, मैं ऑन एयर अनाउंस कर रहा हूँ आपकी मौजूदगी में, बट सो फर दे आर अनएबल टू रिस्पॉन्ड। और वो उनका मौक़िफ़ ये आ रहा है कि वो फ़िलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं सारे सूरत हाल के ऊपर, लिहाजा उनका पैगाम हमें ये था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करें। हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतज़ार करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अतात आर्ट साहब। ये तो देखें ना जी, हम तो हल्के डिस्कस करने जा रहे थे, आज हमने कराची खोलना था और कराची की सूरत हाल से आगाह करना था, लेकिन यहाँ कुछ और खुल गया। कराची वालों ने लाहौर में कुछ खोल दिया। जामी साहब, मुझे एक बात से इख्तलाफ है, मुझे एक बात से इख्तलाफ है, और वो है कि जो फिगर बताया गया है, मेरे पास ज्यादा फिगर की पैसे कम है और फिगर फ्लक्चुएट करता है, बल्कि उसके साथ एक जीरो ऐड। मेरा जाती इसमें जो ख्याल है, जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं, वो वेरी करता है कम्युनिटी टू कम्युनिटी और ग्रुप टू ग्रुप। ठीक है, कहाँ से खरीदा जा रहा है, कहाँ से खरीदा जा रहा है? 2500 और 25,000 का बहुत फर्क है। और एक तो यानी कुछ लोग जो यानी अतात आर्ट साहब की बात के हामी है या इस इल्जाम के हामी है, उनका ये मानना है कि इस सिलसिले में कोई, मेरा ख्याल है करोड़ों नहीं बल्कि शायद 1 अरब इतना रुपया, हमने भी यही सुना, फाइनेंसिस की तारड़ साहब के लोग बात करती हैं, हमारा इसमें कोई उसमें यानी मालूमात नहीं है। तो अगर इतने पैसे, मेरा एक और सवाल है ना कि ये हल्का ना हो, कोई भी हल्का हो, करोड़ों रुपए तो लगते हैं कैंपेन पे, एक आम बंदा इलेक्शन लड़ सकता है। हाँ, वैसे पिछली दफा भी आप नहीं लड़ सकते, मैं नहीं लड़ सकता, हल्के से वोट इसी तरह खरीदे गए थे। क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कम्युनिटी रहती है, आप उनके अगर हालात का भी जायजा लें और माजी में भी देखें,
तो मेरे ख्याल है जो गुर्बत है 70,000 के करीब उनका नंबर है यहाँ। Exactly. 70,000 के लेकिन करीब है। पीपल्स हमारे पार्टी जो का मसीही भाई मसीह हैं। भाई हैं। और अतार साहब का वहाँ पे बहार कॉलोनी जो है वहीं पे एक सेशन था जो इस हवाले से था कि मेरा ताल्लुक मसीही बरादरी से है और मैं अपना वोट हरगिज़ नहीं बेचूंगा। ये सेमिनार था, सुबह किसी ग्रुप में इसकी इतला आई थी और आज ही ये काम हुआ। और ख़ास तौर पे जब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुरान पाक भी मौजूद है, बाइबल भी मौजूद है, तो वो इशारा ये कर रहे हैं कि कम्युनिटी जो है वो इंगेज की गई है। ये हमारे जो बहने भाई हैं मेरे लिए ज्यादा काबिल एहतराम है। बिल्कुल, बिल्कुल। इनका और जामी खुलूस, मेरा ख्याल इनका है कि- प्यार और इनकी हुब्बुल वतनी ज्यादा काबिल एहतराम है। ये तो शर्म आनी चाहिए ऐसे सियासी अनासिर को जो इनके नाम पे या मेरे ये नाम कर पे रहे हैं। या आपके नाम पे ये घिनौना खेल खेलते हैं। बिल्कुल और ठीक जामी है। इसमें एक बात बहुत अहम है कि बिफोर वी डिग मोर इनटू इट, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं, लगता मैंने है कि- देखें जी, हमने सरे 10 ट्रांसमिशन के दौरान अता तारड़ साहब से रब्ता किया, उनका वर्जन और ले सोशल लिया। मीडिया की यही ताकत है पैरेलल कि कुछ पैरेलल छुपा नहीं रह हमने सकता पाकिस्तान सब। पीपल्स पार्टी या उनके जिम्मेदारान जो पंजाब में हैं बिलखुसूस इस हल्के से इस हल्के- उनको रीच आउट करने की भरपूर कोशिश की है। मैं उन्हें ऐलान कर रहा हूँ आपके फैसल सामने। मीर साहब हैं यहाँ जी, पे जी, नीचे जी, इलेक्शन जी। लड़ रहे हैं। जी, जी। जुल्फकार बदर साहब मैं कैंपेन अर्ज के कर रहा हूँ इंचार्ज आपसे, हैं। इन सबसे असलम गिल इन साहब है सबको लाहौर के कोशिश सदर। की। ठीक, इन सब से कोशिश की है। बहरहाल ये तो था अब इलेक्शन से जुड़ी ये खबर जो अब तक पहुंची। जैसे रद्द-ए-अमल आएगा वो भी नशर करेंगे। कमिंग बैक टू द बिगर पिक्चर एंड दैट इज कराची, पाकिस्तान का अहम तरीन शहर। इलेक्शन 2024, कराची किसका? कौमी असम्बली की नशस्तें 22 बनती हैं कराची में। और अगर आप देखें 2018 में तो पीटीआई का यहाँ वजूद नहीं था, 2008 में क्योंकि इलेक्शन वो लड़ा नहीं था। एमक्यूएम लीड कर गई थी, तब एमक्यूएम कुछ और हुआ करती थी। पीपल्स पार्टी के हिस्से में शहर कराची से 3 सीटें आई थी। और जब 2013 में हम आते हैं तो पीटीआई की 1 सीट थी, एमक्यूएम 17, पीपल्स पार्टी 1, पीएमएलएन को भी 1 सीट मिलती, गालिबन शहबाज शरीफ साहब अली। आगे कराची ने 2018 आ जाता है, पीटीआई ने 14 सीटें ली थी। ये वो इंतखाब है जब रात गए, रिजल्ट रुक गए थे। एमक्यूएम के पास 4 आई थी, पीपल्स पार्टी के पास भी 3 नशस्तें आई थी। तो कराची पर तमाम लोगों की नज़रें, अहम तरीन ये शहर पाकिस्तान का सियासी मुआशी हब है, बड़ा तरीन शहर है और यहाँ पर एक से बढ़कर एक बड़ा मुकाबला होता रहा और होने की तवक्को है। हमने जहमत दी आज इस मौजू पर बात करने के लिए। सिंध की सियासत, कराची की सियासत के ऊपर मोहतरमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली रह चुकी हैं, GDA की सीनियर तरीन रहनुमा, किस ज़माने से पीपल्स पार्टी से भी वाबस्तगी रही, एक मुअज़्ज़ज़ तरीन सीनियर तरीन सियासतदान है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सरे दस्त तो मुझे ये, मैं कराची पे बात करने से पहले अजमल जामी आपसे मुखातिब हूँ, मैं ये जानना चाहूँगा ये रिसेंटली इलेक्शन सिंबल का क्या इशू हुआ था जो आपको इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया? 2 कैंडिडेट्स को एक इलेक्शन सिंबल नहीं मिल सकता, वो क्या मामला था? जरा वो वाज़ेह कर दे ताकि आपसे हम आगाज़ करें गुफ्तगू का। जी बहुत शुक्रिया। इसमें देखिए मेन चीज ये है कि मेरे अपोनेंट इतने खौफजदा हैं कि हद से ज्यादा, और जितने इलेक्शन हुए हैं अब तक पाकिस्तान में, वैसे तो सब पे ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इस वाली इलेक्शन पे तो मैं समझती हूँ आपका सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और इसीलिए ये हुआ कि बहरहाल जब मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए, मेरा बड़ा सीरियस एक्सीडेंट भी हुआ था, आई वाज इन द हॉस्पिटल, पर वो पता चला कि मेरे ओपोनेंट उस बात का फायदा उठाते हुए और चले गए मेरे फॉर्म्स रिजेक्ट कराने। बहरहाल वो आरओ तो जिस तरह सिंध ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे इलेक्शन करा रही है सिंध में, तो वो तो आप कोई उम्मीद यहाँ पे जिस तरह एक हर चीज में लोगों के लिए मुश्किलात है, हर चीज में एक हर्डल क्रिएट की जा रही है। बहरहाल तो आरओ ने जो एक्सपेक्टेड मेरे फॉर्म रिजेक्ट किए, और जबकि 3 हाई कोर्ट के डिसीजन उनके सामने थे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर ट्राइब्यूनल, और ट्राइब्यूनल के बाद सिंध हाई कोर्ट मेरे एक्सेप्ट किए और क्लियरली बताया कि इनका कोई लोन नहीं है और ये बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है, और एक कंपनी जिसमें माइनर शेयर होल्डिंग और उसका रेशो, वो भी बहुत सी चीजें कोर्टों में थी। बहरहाल तो वो सिंध हाई कोर्ट ने मुझे अलाउ किया, और उसके बाद जब मैं गई, मैंने मेरे पार्टी ने दोबारा मेरे लिए लेटर लिखा कि अब इनको फौरन सेंटर दिया जाए। तो जब हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, सेंटर दिया जाए, और टिकट, क्योंकि मैं उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड पे थी, जो हमने अपने हाथों से मैंने टिकट बांटी है, और जाहिर है कि जब मेरा कैंसिल हुआ तो हमने अपने, जब ये ट्राइब्यूनल ने किया और क्योंकि लास्ट डेट थी, तो उसकी जगह मेरे बेटे का हमने भर दिया। अब उसके बाद जैसे ही सिंध हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट
किया तो हमने इनको लेटर लिखे और ये सारा बताया, जिससे पार्टी हेड का लेटर ये कहता है कि मैंने विड्रॉ कर लिया उनसे टिकट जो मेरे बेटे, और मैंने अब इनको इश्यू कर दिया है, और वो और टिकट के साथ और काइंडली उनको फॉरेन सिंबल दिया जाए। तो जब मैं अपने आरओ के पास, हमने यहाँ भेजा, इलेक्शन कमीशन भी भेजा और आरओ को भी भेजा। जब आरओ को भेजा और मैंने कहा कि वो मेरे बेटे विड्रॉ करना रहे हैं, तो वो कहा उसकी जरूरत नहीं है। आरओ ने वो लेटर लेने से इनकार किया और उसकी जरूरत नहीं है। और मैं डॉक्टर साहबा, ये बड़ा अहम मौजू था। अभी मैंने आपसे कराची और सिंध की सियासत पे बात करनी है। इल्ज़ाम लगा रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, हालांकि यहाँ लाहौर में उन पर इल्ज़ाम लगा वोटों की खरीदो फरोख्त का, वो फॉर्म्स का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दिलचस्प पहलू है, दिलचस्प सियासी नारे हैं, इस पर बात होगी। अभी हेडलाइंस का वक्फा, उसके बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। एक न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में अजमल जामी एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक से पहले दो अहम मुद्दे थे। एक, लाहौर में NA 127 में नून लीग का दावा है कि पीपल्स पार्टी वोटों की खरीदो फरोख्त कर रही है। वीडियोस के साथ एविडेंस कलेक्ट किया, ताताड़ हमसे मुखातिब हुए, अभी कोट लखपत पुलिस स्टेशन वो मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के रद्दअमल का हमें अभी तक इंतज़ार है। और उसके बाद हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी जो इस हल्के से लड़ रहे हैं, वो एक जलसा आम से खिताब कर रहे थे। वो नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि रायविंड में फॉर्म 46, 47 पहले से पहुंचाए जा रहे हैं कि ये डरे हुए हैं अपनी शिकस्त से और इसका इंतज़ाम कर रहे हैं। साथ वो एक बार फिर आज अपनी तकरीर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के ज़िम्मेदारान को टीवी पर लाइव मुनाजरे की दावत दे रहे थे और कराची के हवाले से अपने वर्कर्स को कह रहे थे कि अब के बाद हमारे मैंडेट पर अगर हाथ डाला गया तो वो खुद खड़े होंगे, खुद पहरा देंगे। बड़ी पुरजोश तकरीर थी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात थे। आज हमने इस ट्रांसमिशन में आगाज़ किया था कराची से कि इलेक्शन 2024, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का इकनॉमिक हब, ये किसके नाम होगा। यहाँ मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 22 नशस्तें हैं। अगर हम इस कराची की 22 नशस्तों का जायज़ा लें माजी के 3 इंतखाबात में, तो हम देखते हैं कि 2008 में यहाँ PTI नहीं थी, क्योंकि PTI ने बहसीत मजमूई वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किए थे मोहतरमा की शहादत के बाद। MQM ने यहाँ पे 17 सीटें ली थी, पीपल्स पार्टी के हिस्से में 3 सीटें आई थी। तब की MQM कुछ और हुआ करती थी, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था कराची में। देन कम्स 2013, PTI ने एक टिकट हासिल करके अपने वजूद को तस्लीम करवाया। MQM बदस्तूर 17 सीटें लेने में कामयाब हुई, पीपल्स पार्टी की सीटें कम हुई एक, और PMLN के हिस्से में भी 2013 के इलेक्शन में एक कौमी असम्बली की सीट आई। फिर आ जाता है 2018 का इंतखाब, जिसमें PTI ने अपना वजूद यहाँ मनवाया। 14 सीटें PTI ने पहली बार कराची में हासिल की। इधर यहाँ पर MQM हुआ करती थी या थोड़ी बहुत पीपल्स पार्टी, लेकिन MQM को रिप्लेस किया PTI ने। MQM के हिस्से में 4 और पीपल्स पार्टी के हिस्से में 3 सीटें आईं। अब जबकि 2024 में हम मौजूद हैं, अब क्या सूरत हाल होगी, इस पर हमने बात करनी है। और ये जो 22 हल्के हैं, इन हल्कों में आगाज़ करते हैं हम NA 232 अहम तरीन हल्का कराची का। MQM की आसिया इसहाक, जो किसी ज़माने में मुशर्रफ साहब के साथ भी थी, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ भी थी। अब चूँकि मुस्तफ़ा कमाल ख़ुद MQM में शीरो चक्कर हो चुके, तो NA 232 जो है, यहाँ हम देखते हैं आसिया इसहाक और इनका मुकाबला है जमात इस्लामी के तौफीक सिद्दीकी से। तौफीक सिद्दीकी भी यहाँ इंतहाई अहमियत रखते हैं, क्योंकि कराची भर में जमात इस्लामी का अपना एक वजूद है। चाहे वो जो मेयर के इलेक्शन थे, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन थे, तब हमने जमात इस्लामी की स्ट्रेंथ को वहाँ देखा। काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है जमात इस्लामी। तो ये हल्के में NA 132 में आसिया इसहाक और जमात इस्लामी के तौफीक सिद्दीकी होंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हल्का NA 236। ये इसलिए अहम है कि यहाँ पे PTI के रहनुमा, बुजुर्ग रहनुमा है, सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी, वो खड़े हैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में। MQM के हसन साबिर यहाँ पे मुकाबला लड़ेंगे और JI के उसामा रज़ी और पीपल्स पार्टी के मुजम्मल कुरैशी। 4 बड़ी सियासी पार्टियाँ यहाँ से किस्मत आजमाई करेंगी। NA 236 में यानी फिरदौस शमीम नकवी होंगे, MQM के हसन साबिर होंगे,
जमात इस्लामी के उसामा रजी होंगे और पीपल्स पार्टी के मुजम्मल कुरैशी होंगे। दिलचस्प ये मार्का होगा NA 236 का। जमात का ही है, गलत 239 भी आपको हम दिखा देते हैं कि 239 में क्या सूरत होगी। ये भी इसलिए अहम है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा अपने बयानात की वजह से शोहरत रखते हैं, नबील कबूल, वो इलेक्शन लड़े हैं NA 239 कराची से। जमात इस्लामी के फजलुर रहमान नियाजी और दीगर उम्मीदवार भी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। जैसे कि मैंने कराची का जिक्र करते हुए जमात इस्लामी की अहमियत आपके सामने बयान की थी कि रिसेंट पास्ट में बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड जमात इस्लामी ने अपना स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा किया और उसका नतीजा हमें जो बल्दियाती इंतखाबात थे उसमें भी नज़र आया। तो अब नबील कबूल साहब का मुकाबला है जमात इस्लामी के फजल रहमान नियाजी से 239 में, NA 239 में। कराची के दीगर हलकों के ऊपर हम बात करते रहेंगे, लेकिन अब की जो सूरत हाल है मुल्क की सियासी, उस पर हमें ज्वाइन कर रही है डायरेक्टर साउथ रिहान हाशमी ने। रिहान, मैं पैनलिस्ट पे जाने से पहले आपका इंतज़ार कर रहा था कि ज़रा कराची की सियासी सूरत हाल, किस हल्के में कौन तगड़ा है, क्या पोजीशन है, वो आपसे हम ले लें। उसके बाद मोहम्मद मालिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रिजवान रजी साहब भी, बतूर राजपूत, फ़ारूक वड़ाइच और जुनैरा अजहर। रिहान साहब, ये जमात इस्लामी की जो फुटप्रिंट्स हैं हर हल्के में हमें दिखाई दे रहे हैं, कितना चैलेंजिंग हो सकता है ये मुत्तहिदा के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए या PTI के आज़ाद उम्मीदवार के लिए, जब हर हल्के में तकरीबन जमात इस्लामी मौजूद है? देखिए, शुक्रिया जामी। जमात इस्लामी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी, MQM और PTI के दरमियान वो वोट जो है वो ज़रूर काट सकती है। जमात इस्लामी बड़ा किरदार है कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में आपको पता है कि वोटों की तादाद कम होती, जो कौमी असम्बली और सूबाई इसमें तादाद ज़्यादा होती है। तो ऐसा लगता है ज़रूर परेशान करेगी, दीगर पार्टियों को नुकसान भी होगा जमात इस्लामी के वोटर्स की वजह से। लेकिन जो अब थोड़ी देर पहले आपने कहा कि NA 239 बड़ा दिलचस्प हल्का है, ये बड़ी सूरत हाल बड़ी अच्छी हो रही है वहाँ। उसका महल को आपको पता है, लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा वहाँ से जीती थी। उसके बाद FIA के साबिका इंस्पेक्टर थे शकूर शाद, जिन्हें पीपल्स पार्टी ने भर्ती कराया था FIA में, उन्होंने FIA छोड़ दी थी। उसके बाद वो PTI में शामिल हुए और वो लास्ट उन्होंने वहाँ से कामयाबी हासिल की 2018 में। और ये बड़ा सरप्राइजिंग था, शकूर शाद साहब ने बड़ी बगैर दोहल एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था तब। इट वॉज क्वाइट शॉकिंग। जी हाँ, उसमें मज़ेदार सूरत हाल जो हम देख रहे हैं कराची लियारी में ख़ास तौर पे, शकूर शाद और उन्होंने मिलकर लियारी अलायंस के नाम से एक अलायंस बनाया है, जिसमें वो खुद उनका जहाज़ है, इसके अलावा उनके साथ ये जो पिछली दफ़ा 2018 में दूसरे नंबर पर उसने वोट हासिल किए थे, शकूर शाद के थे 56,700 वोट 2018 में, जिससे वो जीत गए थे। और TLP ने हासिल किए थे 42,000 वोट। तो आप अंदाज़ा लगाएं इन दोनों का अलायंस हो गया है। तो ऐसा लगता है कि नबील कबूल को टफ टाइम ज़रूर मिलेगा और इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है अगर अलायंस सही तौर पे काम कर रही जिस तरह वो कर रही है तो वो नबील कबूल को हरा भी सकते हैं। तो और कुछ नाराज़ हल्के भी हैं पीपल्स पार्टी के लियारी से, जो नबील कबूल से भी नाराज़ हैं, पीपल्स पार्टी से भी नाराज़ हैं। और उन्होंने बीच में गुज़िश्ता 15 दिन 20 दिन पहले मुजाहरा भी किया था टिकट ना मिलने पर, लेकिन टिकट मिला फिर उन्होंने वापस ले लिया। तो बड़ी मज़ेदार सूरत हाल लियारी से, लियारी पीपल्स पार्टी है। चलिए रेहान साहब ऐसा करते हैं, ये सिलसिला जो है तबसरे का तज्ज़िये का आपका ये जारी रहेगा। बीच में हमें इस खुसूसी ट्रांसमिशन में कई सीनियर रहनुमा सियासतदान भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका मौके भी मैं गाहे गाहे शामिल करूँगा। अभी हमें ज्वाइन किया है साबिक निगरान वज़ीर दाखिला जनाब सरफराज बुगटी साहब ने। बुगटी साहब, एक न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में अजमल जामी आपको खुशामदीद कहता है, कहिए कैसे मिजाज। और पहला सवाल ये कि बर वक्त इस्तीफ़ा दे के पीपल्स पार्टी में जाना अब तक आपको लगता है आपका दुरुस्त फैसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, सबसे पहले तो आपने अपने जो नया करियर स्टार्ट किया है, मैं बड़े अरसे से इस बात का अपने दिल में ही मुतारिफ भी था और कायल भी था कि आपके लिए मुनासिब है कि आप अपना प्रोग्राम शुरू करें और उसके लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं। उसके बाद देखें, जब हम इस थॉट प्रोसेस से गुजर रहे थे कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, और फिर आपको पता है कि मेरा नैरेटिव जो है वो बहुत हद तक, बल्कि इसके अलावा कोई है ही नहीं कि फेडरलिस्ट पॉलिटिक्स हो। और बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह के हालात हैं, एक ऐसी जमात जिसके रूट्स पाकिस्तान के चारों कोनों में हों,
और फेडरेशन की जमात हो, उसमें रह के अपना एक पॉलिटिकल रोल जो है वो अदा किया जाए। तो यही सोच के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया और अभी तक कोई रिग्रेट नहीं है और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। तो क्या आपको लगता है कि आपका ये फैसला जिसे आप दुरुस्त समझ रहे हैं वो महज आपकी सियासी बसीरत की वजह से था, या कोई बर वक्त आपको सिग्नल ऐसा मिला, या पीपल्स पार्टी आपको बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनाती दिखाई देती है, या तीनों ऑप्शन दुरुस्त हैं? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है वो तो पता नहीं चलता जब तक लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, पार्टी पोजीशंस का नहीं पता चलता है। तो ये कबल अज़ वक्त होता है ये कहना कि कहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट बनेगी। दूसरी, जहाँ तक आप इशारों की बात कर रहे हैं, मुमकिन है कि पता है कि मेरा अपना जो इंक्लाइन था, जो मेरी दोस्तियां थी, वो मेरे वालिद की जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। मेरे वालिद अल्लाह उनको गरी के रहमत करे कि वो आखिरी दम तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। जी बुख्ती साहब, एक सवाल आपसे करने का मौका दीजिएगा। बुख्ती साहब, मोहम्मद मालिक साहब भी पैनलिस्ट में मौजूद है, रिजवान रजीज साहब भी, बतूर राजपूत, फरूक वड़ाइच और जुनैरा अजहर भी। मैं मालिक साहब पर जाने से पहले छोटा सा मेरा सवाल, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपके एक इंतहाई अहम दोस्त और निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब भी आपके इस फैसले से बेखबर थे? नहीं, ये ज़ाहिर है उनके साथ इस पर कोई ख़ास डिस्कशन नहीं हुई थी, वो बिजी थे। और तो ये बात आपकी खबर दुरुस्त है। शुक्रिया। मालिक साहब आपसे मुखातिब हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मालिक भाई, हाउ आर यू? आप तो बिल्कुल ही हमें भूल गए। नहीं, बस ये इलेक्शन के दिन चल रहे हैं, आपको ढूंढ निकाला है इसीलिए। मुझे एक बात बताएं, मुझे याद है चांस की बात है कि मैंने ही खबर ब्रेक की थी आपके रिज़ाइन करने की, कि आप पहले रिज़ाइन करेंगे। और जी, ये मुझे बताएं, अब मैं सुन रहा हूँ कि बलूचिस्तान में कुछ इस किस्म का फॉर्मूला तय हुआ है, वही 2.5 साल वाला। एक बार फिर अगर ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला हुआ कि 2.5 साल एक वज़ीर आला, फिर दूसरा वज़ीर आला, तो फिर ऐसे किसी इक्वेशन में वज़ीर आला बनना पसंद करेंगे? वैसे पहली बारी आपकी आएगी, इसलिए तो अच्छा है। देखिए, ये तो अभी बहुत कबल अज़ वक्त है। पहला मरला जो है वो तो आपका इस्तीफा भी कबल अज़ वक्त था, हमने खबर दी थी। ये भी आपको मैं खबर दे रहा हूँ। आप बताएं कि अगर जब होगा तो तब आपका क्या इसके बारे में ख्याल है? देखिए, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बलूचिस्तान का जो गवर्नेंस का मॉडल है वो इस तरह के फार्मूलाज को अब मजीद बर्दाश्त शायद ना कर पाए। अच्छा, जो भी वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हो, जो भी उसको लीड करे, उसको एटलीस्ट 5 इयर्स मिलने चाहिए, स्टेबिलिटी रहे, ताकि वो बलूचिस्तान के गवर्नेंस के लिए जो गवर्नेंस का मॉडल इंसर्जेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, उसको वहाँ से उस दलदल से बाहर निकालना, उस करप्ट माफिया से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, चाहे वो PMLN की गवर्नमेंट हो, चाहे वो JUI वहाँ पर हुकूमत बना पाए, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या कोई और जमात, जो भी चीफ मिनिस्टर हो, उसको अब कम से कम बलूचिस्तान को उस करप्शन के दलदल से और वो जो एक नैरेटिव एंटी पाकिस्तान है। अच्छा सरफराज भाई, ये मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आपका वहाँ जाना, ये तब जब मैंने आपकी खबर ब्रेक की तो मैंने ये भी कहा कि ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनेगा बलूचिस्तान मियाँ नवाज शरीफ साहब से। फिर हमने देखा कि उनके हाथ से बलूचिस्तान प्रैक्टिकली, इलेक्शन तो होगा लेकिन निकल गया उनके हाथ से। पहले फैसला ये था कि आप ज्वाइन करेंगे PMLN, आपका दिल उसमें नहीं था। अब आपका दिल भी ठीक है, पीपल्स पार्टी भी ठीक है। तो बहस ये थी कि इदारों का और बाकियों का ख्याल ये है कि बलूचिस्तान में बड़ा सख्त चीफ मिनिस्टर आना चाहिए। मियाँ साहब वगैरह का ख्याल था, डॉक्टर मालिक, या इस किस्म का जो बातचीत हो। लेकिन अगर अब आप आते हैं, और अभी आपकी बात से भी अंदाज़ा हुआ है कि सख्त एक्शंस होंगे। अभी तक जितने भी हमने बलूचिस्तान में देखे हैं, बड़े सख्त एक्शन देखे हैं, चाहे वो कोई जनरल साहब बैठे हों, उबैद या कोई और। अगर चीफ मिनिस्टर भी सख्त करेगा और जो जनरल्स बैठे हैं वो भी सख्त करेंगे, तो फिर हल होता नजर आएगा, बिकॉज अभी तक सख्ती तो फेल हो गई है। देखिए मालिक साहब, ये अजम्पशंस पे हम बात कर रहे हैं। कहीं पर पार्टी ने मुझे उस कैंडिडेचर के लिए नॉमिनेट नहीं किया है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी मुनासिब समझे या कोई और इस तरह की बात हो, तो वो अजम्पशंस पे अगर बात हो, तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में यही तो हमारा रोना है कि बलूचिस्तान में गवर्नेंस का जो मॉडल है, जो सिक्योरिटी का पैराडाइम है और जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है, इसने पैरेलल चलना है।
अगर ये बलूचिस्तान में पैरेलल नहीं चलेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के इशू रिजॉल्व होंगे। और अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है वो डायलॉग से रिजॉल्व होता है तो डायलॉग को वेलकम करना चाहिए, डायलॉग को बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, बट डायलॉग इज अ साइंस। डायलॉग कब करना है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आके करना है या वीकनेस पे आके करना है। तो बलूचिस्तान में जो आग लगी हुई है, इस आग को बुझाने के लिए जहां रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करनी है वहां पर गवर्नेंस के मॉडल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। गवर्नेंस का मॉडल अगर इम्प्रूव नहीं होगा, करप्शन का बाजार नहीं रुकेगा, नौकरियां बिक रही होंगी, पीएसटीपी की स्कीमें बिक रही होंगी। मालिक भाई, बलूचिस्तान के 90% मसाइल जो है ना वो पीएसटीपी की किताब में है। अल्लाह करे ऐसा फरूख पढ़ाए चाप से मुखारुख। बुक्टी साहब, ये बताइएगा कि आप जब आपको पता था कि आपने इलेक्शन लड़ना है तो आपने वजारत दाखिला जैसी अहम वजारत क्यों कबूल की? नहीं, उन्हें ये पता बाद में चला था। बाद में पता चला। उनसे तो जवाब लेने दें। ये आपको अचानक पता चला या क्या तय हुआ, कैसे तय हुआ? वड़ाइक साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था इलेक्शंस लड़ने का। मुझे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने बहुत हद तक मेरे पास लेटर्स लिखे, मुझे टेलीफोन कॉल्स की, और फिर जो हमारे फैमिली मेंबर्स थे, आपको पता है कि मेरी फैमिली से एक एमपी मुझसे पहले भी रहे हैं, वो हमारा ख्याल था कि हम उनको इलेक्शन लड़वाएंगे, लेकिन उन्होंने खुद फिर माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि जी मैंने, क्योंकि वो इज नो मोर इंटरेस्टेड, तो फिर ये मुश्किल फैसला लेना पड़ा। हालांकि मैं सेनेटर हूं और मेरा 27 तक मैं सेनेट में था, तो मैं एक पार्लियामेंट में ऑलरेडी मौजूद था। लेकिन चूंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी और फिर फैमिली की लेगेसी। अच्छा सरफराज भाई, एक बात बताएंगे, किस दोस्त के फोन पे ये आप कन्विंस हो गए कि मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं? वो भी किसी दोस्त के फोन पे। आला सवाल है, क्या आला सवाल है। आसिफ अली जरदारी साहब के टेलीफोन से। अच्छा, उनका नाम आसिफ अली जरदारी के नाम से सेव है आपके यहाँ? अच्छा सरफराज भाई, ये बतूल राजपूत आपसे मुखातिब है, आपसे खैर ये तफन्नुन होता रहेगा। बतूल जी, मैं सरफराज बुक्टी साहब बतूल राजपूत बात कर रही हूँ। आपका ताल्लुक डेरा बुक्टी से है और जब आपने पहली भी तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी कामयाब रहे और आपने कामयाब सियासत की। एक एतराज़ आप पे होता था कि हल्के की सियासत में आप उतने एक्टिव नहीं रहे, लेकिन आपने इलेक्शन जीता, आप इसको सेनेटरशिप का मौका मिला, फिर आपको मज़ीद सियासी मौके मिले और आप एक बहुत आपके सिंबॉलिक वैल्यू बहुत थी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान के इश्यूज़ हैं वो अनएड्रेस्ड रह गए। आप समझते हैं कि वो जो मिसट्रस्ट था आपके आने के बाद, क्या हम आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या हमने ज़्यादा बोझ डाल दिया था आप पे एक बुक्टी होने की हैसियत से कि जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं, जो रिसेंटली भी हमने कुछ पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखे, वो एड्रेस नहीं हो पाए? मेरी कोशिश है कि मैं बहुत स्मूथली ये सवाल आपसे कर सकूं, ज़्यादा सख्त ना हूं, लेकिन ये बहुत आम सवाल है सरफराज बुक्टी साहब। आप समझते हैं कि आपने एड्रेस कर लिया जो आपकी जिम्मेदारी थी? सही सही सही। एक तो जो कहते हैं ना कि बहुत सारे दोस्तों से एक प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हो गई, बतूल की आवाज़ में बड़े अरसे बाद सुनने को मिली। देखिए, बात इतनी है कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो इस तरह, अगर किसी की एक्सपेक्टेशन है कि वो फौरन हल हो जाएंगे, विद इन नो टाइम हल हो जाएंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि ये इश्यूज इतने लॉन्ग लास्टिंग हैं। और बलूचिस्तान का जो बड़ा इशू है वो गवर्नेंस का वो मॉडल है, मैं बार बार जिसका जिक्र कर रहा हूँ, हमें उसमें चेंज लाना पड़ेगा। हमें पॉलिटिकल लीडरशिप को बलूचिस्तान के नैरेटिव में लीड लेनी पड़ेगी। अब बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंसर्जेंसी को देखें, एक सीरियस इंसर्जेंसी है, उस लड़ाई को हमने सिर्फ फौज की लड़ाई समझी हुई है। ये लड़ाई जुडिशरी ने लड़नी है, ये लड़ाई मीडिया ने मैनेज्ड होंगे। मुझे बताएं सरफराज भाई, जब तक बलूचिस्तान के इलेक्शंस में और जेन्युइन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो कैसे चलेगा पॉलिटिकल प्रोसेस? और ये तो आप मानते हैं कि बड़े मैनेज्ड होते हैं। मालिक भाई, मुझे एक बात बताएं, 99% वो लोग हैं बलूचिस्तान की असम्बलीज में जो 1940 से जब से 1971 से वो असम्बलीज का हिस्सा बनते हुए आ रहे हैं। हमारी दूसरी नस्लें हैं जो ये पॉलिटिक्स कर रही हैं। ये जो जेन्युइन पॉलिटिक्स की ये जो प्रोपेगेंडा टूल है ना, ये हमारे उन कुव्वतों का प्रोपेगेंडा टूल है जिनको हम कौम परस्त कहते हैं। हमारे लिए देखिए, ये आपको पंजाब में इसकी अंडरस्टैंडिंग तब होगी कि जब। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मेरे पास वक्त कम है, आपसे गाए हम इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको जहमत देंगे। आज आपकी रूनुमाई तो हो गई एक न्यूज़ पे, बहुत शुक्रिया, गुड लक सर आपके लिए। ताज हैदर साहब असल में इन वेटिंग है,
सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के। दैट्स वाई मुझे वापस जाना पड़ा, क्योंकि आज हमारा सब्जेक्ट जो कराची था, कराची की पॉलिटिक्स शुरू की थी। सरफराज बुकरी साहब मिले, सुना उनसे भी हम जान लें, क्योंकि बलूचिस्तान को भी इस ट्रांसमिशन में हमने टच नहीं किया था। तो हम बात कर रहे थे कराची की, जहाँ पे NA 239 का जिक्र हो रहा था, और ये बड़ा दिलचस्प हल्का है, ना सिर्फ अपनी जोग्राफी की वजह से, पॉपुलेशन लैंडस्केप की वजह से, बल्कि जिस किस्म का फ्लेवर है उम्मीदवारों का, चाहे वो नबील कबूल साहब हों, जमात इस्लामी के रहनुमा हों, शकूर शाद का जिक्र किया रेहान हाशमी ने, या फिर TLP का जिक्र किया। मालिक साहब, यहाँ पे आप ये देखिए कि रेहान मुझे बता रहे थे कि TLP ने 42,000 वोट लिया, ये इसी के नीचे वो सीट भी हासिल की थी, और सीट पिछली दफा TLP ने 42,000 वोट लिया और शकूर शाद ने 52,000 वोट लिया। तो ये जो मालिक साहब शकूर शाद और TLP का फैक्टर है लियारी में, डिस्पाइट द फैक्ट कि लियारी पीपल्स पार्टी एक गढ़ है और नबील कबूल यहाँ लड़ रहे हैं, हाउ इंपॉर्टेंट विल बी दैट फैक्टर अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग? देखिए, TLP क्यों स्ट्रॉन्ग है लियारी में, डिफेंस में क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है? ये है सीधी इकोनॉमिक्स, सिंपल। जितना पसमानदा इलाका होगा वहाँ पे एक मजहबी जमात आती है, वो उनको एक खुदाइयत से जोड़ते हैं। हम आपका ज़रिया अल्लाह तक, हमारे पे एतबार करें, चीज़ें ठीक होंगी, अल्लाह वो उम्मीद देते हैं। सो इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज्ड। आप जहाँ भी मजहबी जमातों का हमारे मुल्क में देखिएगा, जहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा, और या वहाँ पे लिटरेसी बहुत कम होगी, जहालत बहुत ज़्यादा होगी, गुर्बत होगा, बिकॉज एक्सप्लॉइट आप हो जाते हैं। इसलिए दैट इज़ द फैक्टर। TLP का मैं बहुत जगह लोगों से मिलता हूँ, मेरा कुछ ज़्यादा अकीदत है मुझे TLP से, मेरा उनको बड़ा प्यार का रिश्ता है, उनको भी अकीदत है, उनको भी मेरे से बहुत प्यार है। आपसे तो नहीं ज्यादा है। मैं उनकी दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग मैं नोट करता हूँ उनकी जाके। वो हर जगह जाके कहते हैं कि इन लोगों से नाउमीदी फैली है, वर्ड यूज करते हैं नाउमीदी, नाउमीदी, और उम्मीद दिलाते हैं अपने से नहीं, उम्मीद दिलाते हैं अल्लाह से, और अपने और वो लिंक जोड़ते हैं कि हम तुम्हारा राब्ता है अल्लाह से। ये बड़ी डिलिबरेट स्ट्रेटेजिक मूव है, जो ब्रिलियंट मूव है और बड़ी और चलती है, बड़ी आंसरेबल नहीं है। ये बड़ी इफेक्टिव बात अगर आपको क्योंकि हर मुसलमान हो गया, अल्लाह ने किया, अगर नहीं हुआ तो अभी आपका वक्त नहीं आया, तो इसमें हम आंसरेबल नहीं है उसके लिए। मायूसी गुनाह है, नहीं, मायूसी गुनाह। जो बात कही ना मालिक साहब ने, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि वो जब ये देते हैं तो इसका रेहान आगे आप कराची पुलिस से बात करना चाह रही थी इस बारे में, प्लीज। एज ऑफ यू आर जी, मैं जुनैरा और बतूल को जरा एंगेज कर लूं, इनको एंगेज इन्होंने मैं बाहर न निकल सका। मसला ये है, पिछली दफा ये लोग हमें बोल रहे थे हमने नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड तीन दफा मैंने 2 दफा नाम लिया, आप प्लीज बात, लेकिन ये नहीं बताया कि शकूर शाद बिलावल भुट्टो को हरा कर जी बिल्कुल असेंबली में पहुंचे थे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और इसी जो ये सीट है, इस पे एक सीट जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद ने हासिल की थी, दूसरी TLP ने सूबाई असेंबली की नशिस्त हासिल की, यहाँ से की थी, बिल्कुल की। ये नबील कबूल साहब को, अब वो जो शाद साहब हैं, वो तो सियासत उन्होंने दरमियान में छोड़ी थी 9 मई के बाद, ठीक है, और जो ये कबूल साहब हैं, इनको भी लास्ट टाइम मौका नहीं मिल सका था, इस मरतबा मौका मिला है। यहाँ से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भुट्टोज में से रेहान से आप मुखातिब हूँ लियारी के बारे में। जी रेहान, आपके ख्याल में ये जो पीपल्स पार्टी डिमिनिश कर रही है फ्रॉम लियारी, दिस इज द वर्ड आई वुड यूज, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे और स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं, आपके ख्याल में ये डिमिनिशिंग फैक्टर की बेसिक रीज़न वो है जो मालिक साहब कह रहे हैं कि इतनी गुर्बत, अभी तक कोई गवर्नेंस वहाँ तक डायरेक्टली नहीं पहुँची, चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुई, तो TLP फैक्टर काम कर गया, दूसरी जमातें काम कर गई, या लियारी इटसेल्फ खुद इतना डायनेमिक है कि नए लोगों को चांस देता है? व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फैक्टर जिसकी वजह से आपको पीपल्स पार्टी वहाँ पे थोड़ी सी डिसीज करती हुई नज़र आती है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। बेसिकली सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात जो लियारी में है ना, वो है गुर्बत, लोगों के मसाइल, लोगों के घर में पानी नहीं, बिजली का निज़ाम बुरी तरह तबाह बर्बाद है, गैस नहीं है, लोग लॉ एंड ऑर्डर सबसे वर्स्ट थी किसी ज़माने में, और आज भी गाय बकाए लोगों को भत्ते की पर्चियाँ आती रहती हैं। लियारी गैंग वॉर का मशहूर आपने सुना होगा, वहाँ से पेनिट्रेट करती थी, बहुत ज़्यादा लोग काफ़ी परेशान थे। तो पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी उस ज़माने में जब लियारी गैंग वॉर बड़ी एक्टिव थी कि किसी तरह वहाँ से 2 MPA भी वहाँ से जीते थे, और लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लियारी के लोग खफा इस बात में हैं कि भुट्टो का गढ़ था लियारी,
लेकिन लियारी को बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया, उस तरह तरक्याती काम नहीं किए गए जिस तरह होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने लास्ट ज़रूर किया कि ग्राउंड बनाए, फुटबॉल उनके लिए दिल और जान से अजीज होती है फुटबॉल, लेकिन आज भी हम जाएं अगर लियारी में तो ऐसा लगता है कि वही कदीम लियारी है जिसके हालात जो 50 साल पहले थे, क्वाइट अनफॉर्चुनेट, वैसे के वैसे ही है। कोई उसमें कमी बेशी नहीं हुई कि सड़कें बनी, लोगों के मसाइल, एजुकेशन में काम किया और लोगों को लियारी तो ऐसा होना चाहिए था कि भुट्टो गढ़ था। आज भी अब जब पहले ज़माने में इलेक्शन होते थे हमने जो कवर किए तो यकीन करें कि कोई कैंडिडेट दूर दूर तक आता ही नहीं था, सबको पता था कि जी लियारी भुट्टो का गढ़ है और पीपल्स पार्टी हमेशा सीट जीतेगी। लेकिन ये ट्रेंड चेंज हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मंशा, दीगर चीज, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वहाँ बहुत मेहनत की। उसके बाद कुछ लोगों ने सोचा कि अब लियारी को चेंज होना चाहिए, तो इस तरह शकूर शाह की, जैसे आपने पूछा, शकूर शाह उसी इलाके में रहते हैं, वहीं पैदा हुए हैं, उनका घर भी वहीं है। और नबील कबूल काफी दिन आउट रहे और 2-3 फैक्टर थे, इसके नतीजे में लोग वहां पर पेनिट्रेट हुए। मालिक साहब ने जो बात की ना, वो बात इसलिए भी ऐसे कि जो इसके आउटस्कर्ट्स हैं लियारी के, वो बोल्टन मार्केट, मेमन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी बड़ा फैक्टर है टीएलपी को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक, ये जो डायनामिक्स आपने डिस्कस किए हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया आपका रेहान हाशमी, आपको दोबारा भी जहमत देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब ताज हैदर साहब, उनसे हमारा रब्ता हम कर रहे हैं, कोशिश होगी उनसे बात कर सकें ताकि ये जो लियारी के हवाले से या NA 239 की बिलखुसूस बात की, और बिलअमूम हम कराची की बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी की वो ग्रिप नहीं रही। और एक सबूत ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो भुट्टो लेगेसी है वो यहाँ से कॉन्टेस्ट नहीं कर रही। जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे उस मौलाना का नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं कराची में बात कर रहा था आज कि TLP ने वहाँ पे उनके एक मौलाना साहब हैं जो बलोच हैं, यूजुअली दूसरी जगह के आके लोग बैठे होते हैं, तो जो लियारी के अंदर TLP के 1-2 बड़े की लोग हैं, उनमें एक जो उनके हैं वो बलोच भी हैं, सो वो बलोच एथनिक कार्ड भी बड़ा चलता है। आप शर्जील गोपलानी साहब का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, मुझे डिफरेंट अभी आ जाएगा नाम याद। तो वो बाकायदा वो मजहब और वो एथनिसिटी दोनों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ उन्होंने। ये क्या सूटेबल एक्सेप्टेबल इक्वेशन। जनाब ताज हैदर साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं, लेकिन आई थिंक इंटरनेट ने ऑन होल्ड कर दिया आपको, जो नाज़रीन ने बराह रास्त देखा है। आप कुछ कह रहे हैं? कराची के ऊपर ये मैं अर्ज कर दूं कि अभी तक कराची में जो बड़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं बागे जना में, वो या MQM ने कामयाब जलसा किया, उससे भी कामयाब जलसा जमात इस्लामी ने किया। जमात इस्लामी एक कलर, एक थीम, एक साइज के ऊपर ब्रांडिंग कर रही है वहाँ पे, सोशल मीडिया पे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी कि द ओनली रिलीजियस पार्टी जिसके डिजिटल फुटप्रिंट अब बहुत प्रोमिनेंट बहुत मजबूत है। उसमें अगली बात, जमात इस्लामी हमेशा जमात इस्लामी हमेशा इससे पहले सियासत करती थी, कश्मीर इशू, फलस्तीन इशू। जमात इस्लामी कराची का बड़ा उम्दा फैसला है, वो पानी पे, ट्रांसपोर्ट पे, स्ट्रीट क्राइम्स पे, नादरा के कार्ड्स पे, ये चीजें उनके मैनिफेस्टो में जी, और इसका क्रेडिट दीजिए वो हाफिज नईमुर रहमान। नादरा जो इंटर बोर्ड का इनका मसला था, 64% लोग थे जो फेल हो गए, ये धरना देखने बैठ गए। ये इलेक्ट्रिक का मसला था, ये धरना देखने। आप ये देखिए, कराची में हर अवामी मसले पर जो जमात एहतजाज कर रही है उसका नाम जमात इस्लामी। अच्छा, अगली बात, TLP अपना जलसा आगे करने जा रही है, अवामी रंग लिया जी। जमात इस्लामी अपना जलसा कामयाब कर चुकी है, नून ने अभी तक कोई जलसा नहीं किया, कोई इरादा नहीं है, JUI ने कोई जलसा नहीं किया। इंतखाब के हवाले से बात कर रहा हूँ, IPP ने कोई जलसा नहीं किया। जी मालिक साहब, आप तब मैं ट्रैफिक में थे, आज हमने ट्रांसमिशन का आगाज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से किया। वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 127 में इल्ज़ाम लगा कि वोटों की खरीदो फरोख्त कर रही है, जहाँ बिलावल लड़ रहे हैं, अता तारड़ लड़ रहे हैं और ज़हीर खोखर लड़ रहे हैं। ये लाहौर का हल्का है। अता तारड़ साहब ने छापा मारा उनके एक डेरे पर और रंगे हाथों उनका ये दावा है, फुटेज है कि 2500 रुपये के एवज हलफ लेके बाइबल पे, कुरान पे वोट खरीदा जा रहा है, शनाख्ती कार्ड लिया जा रहा है। अब तारड़ साहब जो है वो पहुंच गए कोर्ट लखपत, वो ECP भी पहुंचे, उन्होंने इंतजामिया को भी इत्तला दी, हमारे साथ उन्होंने एक लंबा चौड़ा पेपर भी दिया, इल्ज़ाम भी आयद किए। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम पीपल्स पार्टी का वर्जन ले सकें, लेकिन चूंकि ये जो हल्का है NA 127, यहाँ पे PP 160 भी है और 3-4 और PPs भी ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਨਾ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣਾ नहीं। मुझे आजाद उम्मीदवार ने और 20 करोड़ मुझे शिकवा पता क्या है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਚੁੱਪਦਾ ਪਿਆ। मैं अर्ज करने लगा था, मुझे शिकवा पता की है यार, इतनी महंगाई, इतनी गुर्बत, इतना सस्ता वोट, कम से कम कोई
1-0 तो साथ 1-0 तो साथ लगा लेते हैं उन्हें ना केड़ा पा देना वोट कसम खान। अच्छा चलिए जी, ये मलिक असद खोखर हैं जी, ये आपको याद होगा जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था पंजाब का, लाहौर की 4 सीटों में ये वाहिद सीट थी जहां पे ये जीते थे, भरपूर तरीके से इन्होंने कामयाबी हासिल की थी। तो ये इस मुद्दे पे क्या कह रहे हैं, जरा नशर कीजिए जी, ऑडियो खोलिए। ये इनका नारा था कि नई सोच के साथ आएंगे, तो ये पैसों से लाहौर का बेड़ागर करने आए, ये है नई सोच। माशाअल्लाह, ये इनका नारा था कि नई सोच के साथ आएंगे, तो ये पैसों से लाहौर का बेड़ागर करने आए, ये है नई सोच। माशाअल्लाह। आर्मिंग नाज़रीन, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है वो वोटों की खरीदो फरोख्त से भरी पड़ी है, चाहे वो मेरा और आपका वोट खरीदना हो या फिर सेनेट में आके वोट खरीदने हो, हमेशा ये वोटों की खरीदो फरोख्त से मुज़य्यन रही है हमारी तारीख। लेकिन जो मालिक साहब ने बात की कि यार आपको क्या मसला है, 2,500 रुपया देने देते हैं, सर मसला ये है कि इतना कम पैसे, सर ये है मेरे और एक आम सर वो सियाने हो ना, सबसे 2,500 ले और इनमें वोट अपनी मर्जी का डाल। ये तो खान साहब क्या करते थे ना, अच्छा आइडिया। इमरान खान साहब ये आइडिया दिया करते थे, पैसे भी लें, बिरयानी भी खाएं, पुलाव भी खाएं। मैं भी आपको खबर दे दूं, क्या एक फीमेल प्रेसिडेंट रेस में दाखिल हो गई है जी। तो हो सकता नहीं पंजाब से नहीं, अच्छा बेशतर से कि तुसी फिर नहीं, लेकिन एक फीमेल प्रेसिडेंट का नाम बड़ी सीरियसली आ रहा है और खबर है अगर चीजें तय हुई तो मेरा ख्याल है जिन फीमेल का आप जिक्र कर रहे हैं ना, नहीं मैं सिंध से जिन फीमेल का आप जिक्र कर रहे हैं उनसे आपके आने से पहले हम बात कर चुके हैं। इस मुद्दे पे नहीं, इस मुद्दे पे नहीं, अच्छा वो नहीं है। अगर तो फहमीदा बीबी का मैं पूछा किसका बीपर लिया। चलिए अस्सलाम वालेकुम, ताज हैदर साहब खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा। बात सुन ले जी, फहमीदा बीबी को तो उन्होंने मार्केट कमेटी का भी सदर नहीं बनने। अच्छा ठीक है, चलिए ताज हैदर साहब खुशामदीद। अजमल जामी एक न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहता है। पैनलिस्ट मौजूद है, मालिक साहब, रिजवान रजी, बतूर राजपूत, फरूख शहबाज और जुनैरा अजहर। हम कराची की सियासत पे बात कर रहे हैं। आप ये फरमाइए कि क्या वजह बनी कि खुद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी अपने इंटरव्यूज़ में कराची की सीटों के हवाले से कुछ नाला और शिकायत करते दिखाई देते हैं, और नाज़रीन की सहूलत के लिए कि वो ग्रेप पीपल्स पार्टी क्या अभी भी है कराची पे जो हुआ करती थी, लियारी गढ़ था? पता नहीं, ये बल्दियाती इलेक्शन हुए थे जी, हम तो उस पर कुछ सोच सकते हैं जी। अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो उस पर ही कोई हम नतीजा निकाल सकते हैं। बाकी तो 4-5 दिन हैं, उसमें जो भी आप तज्जिया करना चाहें बिस्मिल्लाह। मुझे पूरा जवाब तो नहीं आया, लेकिन ताज हैदर साहब बल्दियाती इलेक्शन की जो मुहरकात होते हैं उसमें लोकल और बिरादरी और महल्लेदारी वो बड़ा फैक्टर होता है। पार्टी सबसे पीछे आ जाती है, हमने तारीखी तौर पे देखा है। हमने तो देखा है कभी भी बल्दियाती रिजल्ट्स नेशनल असेंबली के या प्रोविंशियल असेंबली के रिजल्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, इम्पैक्ट करते हैं लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो बल्दियाती को तो के बगैर बात करें तो जरा हमें वाजे होगी सिचुएशन। नहीं, हमें तो कोई तजुर्बा नहीं है इन तमाम चीज़ों का, लेकिन ये कि बल्दियाती इलेक्शन भी हमने पार्टी की बुनियाद पर लगाई और हम कानून में भी पार्टी की बुनियाद इसीलिए लाए थे बल्दियाती इलेक्शन की कि इलेक्शन जो है वो अपने पार्टी की बुनियाद, और हमारे लियारी के अवाम जो है वो इतने बेशऊर नहीं कि वो पार्टी को ना जानते। ताज हैदर साहब, ये हमारी समझ के लिए क्या वजह बनी कि भुट्टो फैमिली का कोई शख्स कराची से इलेक्शन नहीं लड़ा, खुद बिलावल साहब भी वहाँ से नहीं लड़े बल्कि लाहौर से लड़े? अच्छी बात है, कोई ख़ास वजह होगी? कई दफ़ा दूसरे लोग लड़े हैं, लेकिन बिलावल साहब अपने इस वक्त लाहौर से लड़ रहे थे तो लियारी से कोई और दोस्त हमारे लड़ रहे हैं, और वो दोस्त भी वो हैं कि जो लियारी के पुराने रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लियारी में सियासत करते रहे हैं, जिनका ख़ानदान 3 नस्लों से लियारी में ख़ानदान करता है, सियासत करता है, जो जीत चुके हैं। नहीं, आपका एतमाद अपनी जगह, लेकिन मैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के इंटरव्यू का हवाला दे रहा था कि वो कराची की जो नशिस्तें हैं और कराची का जो इंतखाब है उस हवाले से उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ रुकावटों का वो इशारों किनायों में जिक्र कर रहे हैं। क्या आप उन पर रोशनी डाल सकते हैं?
जी हाँ, बड़ी खूनरेज़ी कराची में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जिस तरीके से हमले ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब ताज हैदर साहब, आपके कीमती वक्त। थोड़ा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, हम आपको देख तो पा रहे हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे सही तरह से। कीमती वक्त का शुक्रिया, गाहे गए आपको जहमत देंगे। बड़ा सर जो सिंपल आप है, बिलावल सरदारी लाहौर से इलेक्शन हारना अफोर्ड करते हैं, वो लियारी से हारना इलेक्शन अफोर्ड नहीं करते। यह है बड़ी सीधी सी बात, इसलिए उन्होंने आराम से याद रखा। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है सर, वो जो खातून आई हैं सदर की रेस में, उनका ताल्लुक क्या वो सेनेटर है? उनका ताल्लुक मीडिया से रहा है? उनका ताल्लुक इकॉनमी से है? इकॉनमी से तो सबके ताल्लुक है। नहीं नहीं ऐसा कोई क्या वो जर्नलिस्ट नहीं है? नहीं, मैं आप क्या वो सेनेटर है? पॉलिटिकल खानदान की खातून है, खुद पॉलिटिक्स में भी रही हैं, कंट्रोवर्सीज में भी रही हैं, और दोनों तरफ से नाम है खानदान का, अपने खानदान का भी, जो उनके फैमिली है ससुराल की, उसका भी नाम है। तालपुर और ये अभी गेम में आई हैं, अभी लाइक इट इज़ अ पार्ट के, जिसको कहते हैं ना फ्लैग कर दिया गया इशू, कि कल को अगर हो सकता है तो फिर ये भी दिमाग में रखिए। ये डेवलपमेंट है तकरीबन पिछले 24 घंटे की, जो बड़ी ताज़ा जानकारी। ये आपके कसूर जाने के दरमियान में वाकया हुआ है। हाँ, वो कुछ ऐसा ही वाकया। जारी बात है, बाप बुल्ले शाह के दरबार हाजिरी दे रहे थे, कोई ना कोई रंग तो आना। अच्छा, ये सिंध में पहले भी यानी बट आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज टोटली बैक, खुद भी आई वाज टेकन अबैक कि अच्छा ये भी हो रहा है। मालिक साहब, इनकी ग्रिप जुनैरा ने नाम लिया, वैसे एक शख्सियत का नाम लिया जुनैरा ने। बस ठीक है, मालिक साहब ने आंखों में बता दिया है, तस्दीक कर दी है, तस्दीक कर बस। इसमें वैसे खासा दम है सर, इस बात में खासा दम है, पॉलिटिकली खासा दम है जो आप बता रहे हैं। बहरहाल जी, हम कराची के डायनामिक से जिक्र कर रहे हैं, और मालिक साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हाईलाइट किया, फ़ारूक शहबाज ने उसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात ऐड की, और ये एक फैक्ट है, द राइज ऑफ TLP, और जो ऑर्गेनाइजेशनली जो स्ट्रॉन्ग किया JI ने अपने आप को, और फिर शकूर शाह साहब जैसे करेक्टर्स एक से ज़ायद हल्कों में खड़े हुए, चाहे वो हमें जिब्रान मजहर अब्बास साहब का भी पता करें, मजहर साहब से बात करनी चाहिए जी, उनसे रब्ता भी करें। जामी, मैं जुमला पूरा कर लूँ, जुमला पूरा कर लूँगा, जुमला अगर इजाजत दें। चाहे वो शकूर शाह साहब का जब आप जिक्र करते हैं तो उसके पैरेलल हम देखते हैं वो जो मी फिक्स इट वाले जो थे आलमगीर, एक वो कैरेक्टर जेन में रखे, फिर तीसरा कैरेक्टर जेन में रखे जिब्रान नासिर साहब। अब इस तरह की, क्योंकि एक बड़ा तनू है कराची की आबादी में, तो ऐसे कई एक किरदार सामने है जिन्होंने तवज्जो भी हासिल की, ना सिर्फ पॉलिटिकल लैंडस्केप पे बल्कि मीडिया के लैंडस्केप के ऊपर भी। तो बतूल हमारे पास अगले गेस्ट हैं, आप तारुफ करवा दें उनका। मैं करवा दूं। गरीदा फारूकी हमें ज्वाइन कर रही हैं, वेरी ब्रिलियंट एंड बोल्ड। बहुत शुक्रिया गरीदा हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं ही आपसे पहला सवाल कर लेती हूँ। पहले तो एक सहाफ़ी की हैसियत से आई एम रियली इंटरेस्टेड इन हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू। आपने जो ट्वीट्स की हैं आज, आपको लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव, क्योंकि एक सवाल, हम लोग दोस्त हैं गरीदा फारूकी साहिबा, आपको पता है, बतूल राशिद बात करी हूँ मैं, लेकिन ये आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो गया जो आपने कहा? शायद ये ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दे कुछ ख़वातीन के लिए जो इनसिक्योर हो जाए इस हवाले से बात करने के लिए। कोई भी आपका एक्स हस्बैंड उठ जाए, वो आपको कटहरे में लेके आ जाए, आपकी प्राइवेसी में घुस जाए, एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ वुमेन, आप तो खुद इतनी विक्टिमाइज हुए गरीदा, एंड कमिंग फ्रॉम यू मुझे लगता है कि और भी सेंसिटिव हो गया है। एंड यू थिंक, डिड यू एड्रेस दिस रिस्पॉन्सिबली? खोल दो जी, आपको मेरी आवाज जी अब आ रही है प्लीज। ये आप इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत के हवाले से सवाल कर रहे हैं? जी जी। अच्छा ठीक है, आपका सवाल सर आंखों पे, आपका एहतराम बतौर कॉलीग, बिल्कुल सर आंखों पे, लेकिन मेरा इससे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत वासे है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वासे है कि जब आप एक सियासी रहनुमा हैं, सिर्फ सियासी रहनुमा ही नहीं बल्कि जब आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, तो दुनिया भर की जमहूरियतों में, चाहे आप बरतानिया की मिसाल उठा के देख लें, चाहे आप अमेरिका की, पूरे मगरिब की, दुनिया भर में कहीं पर भी आप जमहूरियत और जमहूरी मुआशरों की, जमहूरी रवैयों की मिसाल उठा के देख लें, आपके सामने एक तवील लिस्ट आ जाती है उन लोगों की जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स रहे, उनके अफेयर्स की या उनकी इस तरह की शादियों की तफसीलात आई ढकी छुपी और उन्हें फेस किया। सबसे प्रोमिनेंट जो दी जाती है एग्जांपल बिल क्लिंटन मोनिका लियोन्स्की स्कैंडल की,
उसमें बिल क्लिंटन मतलब अमेरिकन डेमोक्रेसी से क्या आप डिसएग्री कर सकते हैं डिसएग्री, बट आप उनके डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की एस्टैब्लिशमेंट और आप उनके डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की स्ट्रेंथ को बहुत कम क्वेश्चन करेंगे, खासतौर पर जब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को अकाउंटेबिलिटी की बात आती है। ट्रंप की मिसाल अभी देख लें, स्टॉर्मी डेनियल्स क्या था वो मामला, यही मामला था ना, बावजूद इसके कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर होने से पहले के मामला थे ट्रंप के, बट उनको भी स्क्रूटनाइज किया गया और ट्रंप को बतौर प्रेसिडेंट उसके लिए अकाउंटेबल ठहराया गया। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले थॉमस जेफरसन, उनकी भी इस तरह एक छुपी हुई शादी सामने आई थी कि उन्होंने एक गुलाम औरत के साथ शायद शादी कर रखी है, 5 बच्चे हैं या कितने बच्चे हैं, एक तवील लिस्ट। यूएस कांग्रेसमैन है, बहुत रिपब्लिकन्स हैं, मतलब आपके सामने एक तवील लिस्ट आ जाती है। फ्रांस में आप देखते हैं वहां पे आपको पॉलिटिशियंस की मिसाल मिलती है। जरूरी तो नहीं कि अगर कोई मिसाल इंटरनेशनली सेट कर दी गई है तो उसको फॉलो भी करें। अगर आप कंप्लीट होने दें, नहीं मेरा जवाब अगर आप ले लें ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। जब आप एक सियासी रहनुमा हैं और जब आप अपनी एक जाती जिंदगी को मिसाल के तौर पे पेश करेंगे, अपनी जाती जिंदगी को लोगों के सामने रखेंगे कि जी फॉलो करें, और आप लोगों की जाती जिंदगी पर भी तबलीग करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो फिर जो अकाउंटेबिलिटी का मयार है, चाहे वो जमहूरियत में हो, और जमहूरियत से बढ़ के जो आपका एक मजहब है, जो आपका एक दीन है, वो आपको सिखाता है कि आपने सबसे पहले खुद को अकाउंटेबल करना है। तो मैं इस बारे में बिल्कुल वाज़े हूं कि एक सियासी रहनुमा की और एक पब्लिक ऑफिस होल्डर की, ये वाज़े कर लें, कोई पब्लिक लाइफ नहीं होती। आप अकाउंटेबल होते हैं अवाम के सामने, आपको जवाब देना पड़ता है कि आप अपनी पब्लिक लाइफ में क्या कर रहे हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया, आपका जवाब आ गया और मेरी पूरी कोशिश थी कि आप अपना जवाब मुकम्मल कर लें। हम बात कर रहे हैं आपकी, चूंकि मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं चाहती थी कि मैं कमेंट ले लूँ आपका इसके ऊपर। हम आज बात करें कराची की सियासत के ऊपर। तो मैं रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू अ बुक एंड इट इज कॉल्ड इन द सर्च ऑफ लॉस्ट ग्लोरी। आई एम सॉरी, इट इज एन एब्रप्ट चेंज इन द सब्जेक्ट, बट दिस इज हाउ इट इज। इस्मा फैज़ ने किताब लिखी है। अब चूंकि हम सिंध की, कराची की सियासत के बारे में बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ अपनी तवज्जो इस बात पे लगाई कि इलेक्टेबल्स शामिल हो जाएं। हम देखते हैं UIT की फॉर्म में दूसरे कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस खोले, लेकिन वो फैसिलिटीज़ काफ़ी नहीं थी। अब ये जो राइटर हैं कहती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुनज़्ज़म सियासी ढांचा है जिसको सियासत आती है, इसके पास इलेक्टेबल्स हैं और कामयाब होने वाले उम्मीदवार भी हैं। इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है सिंध के अंदर वो ना बढ़ती है ना नीचे जाती है, वो एक जगह रुकी हुई है, बल्कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि मजीद ना सिर्फ सिंध में बल्कि कराची से भी और नेशनल असेंबली में सीट्स ले लेंगे। इस पर कमेंट कीजिएगा प्लीज। ये सवाल आपका मुझसे? जी आपसे। चलिए बतूल, वक्त खत्म हो गया। अच्छा, पीपल्स पार्टी अदा कर देंगे, उनका जवाब ले लें। जी गरीदा फारूकी साहब जवाब दीजिएगा। पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नेंस हमेशा से क्वेश्चनेबल रही है, लेकिन उस क्वेश्चनेबल गवर्नेंस के दौरान भी कुछ मंसूबे उनके बहुत अहम हैं। NICVD है, गंबट का अस्पताल है, खैरपुर का अस्पताल है, सखर में, थरपारकर में कुछ मंसूबे हैं उनके, लेकिन ओवरऑल गवर्नेंस अगर आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चरल गवर्नेंस की अगर आप बात करें तो कराची को मिसाल रखें, ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी के परफॉर्मेंस पे सवाल उठता है, लेकिन पीपल्स पार्टी का फोकस सिंध से ज्यादा बिलावल भुट्टो का पंजाब में इस इलेक्शंस में नजर आ रहा है। सिंध में तो वो अब टुवर्ड्स द लास्ट लेग ऑफ देयर इलेक्शन जलसास पहुंचे हैं। आज वो थर में थे या खैरपुर में जलसा कर रहे थे, बट पंजाब में उन्होंने कोशिश की है कि जो एक सोई हुई एक स्लीपिंग डीप स्लंबर में पीपल्स पार्टी थी। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, ट्रांसमिशन में हम वापस आते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। बतूर राजपूत साहब मुखातिब थी हमारी मेहमान के साथ। मालिक साहब, रजी साहब, जुनैरा जी, फारूक साहब, मैं आप चारों को मुखातिब करूँगा, वक्त कम है। कराची की डायनामिक्स के ऊपर बात करते हैं। 22 नशस्तें हैं। हम देखते हैं, अगर आप देखें स्क्रीन पर भी, कि एक ट्रेंड कि MQM का जो फुटप्रिंट है, ये स्ट्रेंथ है, वो इंटैक्ट है। देन MQM की स्ट्रेंथ कन्वर्ट होती है टुवर्ड्स PTI एंड देन कम्स 2024। यहाँ ये जो स्ट्रेंथ थी 14, 17, 17 की, ये किस जानिब, सादा सवाल, किस जानिब जाती देख रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी, इंडिपेंडेंट? देखिए, आपको याद है, आई थिंक पहला या दूसरा दिन ट्रांसमिशन का था, मैंने आपको कराची का किस्सा सुनाया था। हाँ, सुनाया था कि मैं बैठा हुआ था तो वहाँ MQ अपने एक पीपल्स पार्टी के MP आए, उन्होंने कहा कि जी हमें बुला के कहा जा रहा है। ये सीट्स ली गई थी, इनसे दी गई थी PTI को, और वापस जाएंगे। अब दोबारा बांट है। पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि उनको मिलेंगी, और पहले जो हम सुनते थे 7, 8 का हम नंबर सुनते, अब नहीं, अब वो हो गया कम। क्लियर नजर आ रहा है कि ग्रुपिंग्स दोबारा उसी तरह बनाई गई हैं कि MQM का वजन बने दोबारा इतना कि कल को मुस्तकबिल में MQM, बाप, इंडिपेंडेंट अगर कहीं हिलाए जाएं
तो कोई हुकूमत है, यानी डोर तगड़ी हो। चले तो मेरा ख्याल है इनको इनकी सिर्फ कोई तकरीबन आईसी कराची में, मैं खाली हल्कों की बात नहीं कर रहा, मैं उस पूरे टोटलिटी की हम बात करें। आई सी अबाउट 4 सीट्स, रजी साहब व्हाट डू यू सी? 4 पीपल्स पार्टी की और बाकी मुझे लगता है ये ठीक। आप एक जमात आपका फाइनल ये है कि 4 उनकी, बाकी इनकी। आपका फाइनल ये कि एमक्यूएम को वो जो उससे लिया गया वो दिया जाएगा, 12-13 इनको मिल रजी जाएगा। साहब देखिए कल अभी जो है बानी एमक्यूएम का एक बयान चला है और उन्होंने कहा है कि अभी हमने इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला नहीं किया, और जब तक एमक्यूएम लंदन जो है आइंदा इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने, किसी की सपोर्ट करने या बाइकआउट करने का फैसला नहीं कर लेती, कोई भी जो तबसरा है वो कबल अज़ वक्त होगा और ये अगले 24 घंटों में अनाउंसमेंट हो जाएगी। ठीक। अच्छा फरूख, बानी एमक्यूएम वाला फैक्टर है, इसे मिस नहीं किया जा सकता। जमात इस्लामी के नईमुल रहमान जो हैं वो 2 हल्कों से लड़े, वहीं से जहां पे वो रहते हैं, जिस यूसी से जीते थे, वेरी स्ट्रॉन्ग वही अमीनुल हक से मुकाबला उनका। जुनैरा व्हाट डू यू सी? एमक्यूएम एक सीट मिल जानी है, एमक्यूएम टेकिंग बैक इट्स स्ट्रेंथ और समथिंग? MQM is very important for the make and break factor, and definitely they have always delivered. तो Delivered in what sense? अब बात कर लो, in every sense of it, support एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है MQM जो हमेशा बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करता है गवर्नमेंट्स के गिरने में, बनने में। मैं ऐसा कि वो मीनुल हक की बात कर रहे थे ना, जब मैं क्या, अगर मीनुल हक साहब हार जाते हैं तो ये मुल्क की वो जितना उन्होंने बेड़ा माय कमेंट्स वर हैविंग सम फन। बतूल जी, आप कराची पे बात नहीं कर रही, आप मुझे मौका नहीं दे रहे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपने अपने मेहमान से इतना मौका दिया, साइड पे हो गए। मुझे लगा कि मेहमान अब आ गए तो पूछ लेते कराची जी। मैं बिस्मिल्लाह, क्योंकि शी हैज बीन डूइंग रियली सम गुड आउटडोर शोज। जी हमारी बड़ी मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, ईच एंड एवरीवन। आपके ख्याल में कराची वन लाइनर, क्योंकि वो 30 सेकंड कह रहे हैं कान। अच्छा, मुझे तो जुनैरा के उस जुमले पर बहुत हैरानी हुई कि डिलीवर्ड, एमक्यूएम डिलीवर्ड, वो मुझे लगता है कि डिलीवर्ड व्हेन इट कम्स टू मेक एंड ब्रेक द सिस्टम। अब क्योंकि उन्होंने बड़ा सा ऐसा करते हैं, कल दोबारा इस पे पहले एमक्यूएम को डिलीवर होता है, लेकिन पीपल्स पार्टी को ज्यादा सीट्स मिलेंगी। पीपल्स पार्टी का नंबर डबल हो सकता है जी, पीपल्स पार्टी का नंबर डबल कर रही है, समथिंग वेरी अस्टोनिशिंग। पीपल्स पार्टी 7 हो सकते हैं। अच्छा चलें, लेट्स सी जी क्या होता है इसमें। बहरहाल वोटों की खरीदो फरोख्त से लेके बिलावल के चैलेंजेस, सियासी रहनुमाओं के दावे, ये सब जारी व सारी, और एक न्यूज़ मुख्तलिफ अहम हल्के आप तक लेके आ रहा है कि कौन कहाँ लड़ रहा है, कहाँ जोर का जोड़ है। यहाँ 9 PM का बुलेटिन है, उसके बाद 10 बजे ट्रांसमिशन में आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।